हेलो एवरीवन। इन एडिशन टू फिजिक्स कंटेंट हम स्कॉलर्स एडुगाइड चैनल पर एक न्यू सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम डिफरेंट पर्सनालिटीज़ डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के साथ इंटरेक्शन करेंगे, जिनके एक्सपीरियंसेस हमारी एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइफ में डेफिनेटली मददगार साबित होंगे। सो इस सीरीज़ में हम अपना पहला इंटरैक्टिव सेशन लेकर हाजिर हैं, जिसके गेस्ट ऑफ ऑनर हैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास। So without any delay, let's enjoy the session. हेलो एवरीबॉडी। आज हमारे साथ डॉक्टर ज़हीर अब्बास हैं, हु इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिहार इन फिज़िक्स। इनके साथ हमें भी पढ़ाई करने का मौका मिला जब हमने पीएचडी करी, तो ये हमारे सीनियर थे जामिया मिलिया इस्लामिया में। और इनका करियर बहुत ही ल्यूमिनस रहा। मुझे ऐसा कोई एग्ज़ाम याद नहीं जो एग्ज़ाम इन्होंने जिसमें इन्होंने अपीयर हुए हों और जो कि क्वालिफाई नहीं किया हो। ही इज़ हाँ, लेकिन खैर सक्सेस रेट आपका बहुत ही अच्छा था। तो जैसा कि नेट हुआ, जेआरएफ हुआ, मल्टीपल टाइम्स इन्होंने इसको क्वालिफाई किया। और अभी राइट नाउ ये जब बिहार में जॉब कर रहे हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, तो वो बीपीएससी के थ्रू हैं, और जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। बहुत बड़े लेवल पर वो एग्ज़ाम होता है, और उसको आपने फ्लाइंग कलर्स में क्वालिफाई किया था, क्योंकि आप उसके अंदर आई गेस टॉप 5 स्टूडेंट्स में थे कैंडिडेट में, राइट। तो क्योंकि आपके साथ हम लोगों ने पढ़ाई करी, पीएचडी करी, तो हमें पता है कि आपने किस किस तरह से क्या स्ट्रगल्स थे और कैसे आपने उन सबको ओवरकम करके सब एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया, अपने आप को प्रूव किया। तो ये तो हमारा पर्सपेक्टिव है, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव अपने करियर को लेके और आपने इसको कैसे शेप किया, कैसे बिल्ड किया, तो उसके बारे में आप अगर कुछ हमें बताएं तो ज़रूर मुझे लगता है कि फ़ायदा होगा बाकी स्टूडेंट्स को और जो भी हमारे ऑडियंस हैं उनको। तो अभी तो रिसेंटली मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जहानाबाद में पोस्टेड हूँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। और ये 2019 में मैंने ज्वाइन किया इस कॉलेज को थ्रू बीपीएससी। और ये एक कॉलेज है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है बिहार सरकार के। और इसका एफिलिएशन जो है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से है, जो कि पटना में सिचुएटेड है। और ये बिल्कुल नया कॉलेज है। बिहार सरकार के जो उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीटेक बच्चे कर पाएँ, और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे। तो उसके लिए ये बहुत खूबसूरत सा एक बिहार सरकार का एफर्ट है, जिसमें करीब करीब 38 कॉलेज अब हो चुके हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज है। तो मुझे सबसे बड़ी बात ये है मेरे लिए कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जहानाबाद को एक तरह से शुरू करने का हमें मौका मिला। और ये जो है इंजीनियरिंग कॉलेज का पहला मैं एम्प्लॉय हूँ। अच्छा। तो ये बड़ी खूबसूरत सी बात है। अदरवाइज बाकी सब चीज़ें तो ठीक है। और काफ़ी बच्चे आ रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, और बहुत काफ़ी उनमें टैलेंट है जिसको हमें निरिश करना है और सेप अप करना है। खैर, ये तो बात हुई कि हमें क्या करना है, लेकिन मेरा जो जर्नी है वो अगर मैं शुरू करूं कि ग्रेजुएशन से, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंदी कॉलेज से पास आउट हूं। मैंने वहां से बीएससी ऑनर्स फिजिक्स किया है। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही रामजस कॉलेज में एमएससी के लिए एडमिशन लिया था। हालांकि उसकी क्लासेस जो होती है यूनिवर्सिटी कैंपस में होती है, लेकिन एडमिशन जो होता है लगभग सभी को पता है कि कॉलेजेस में होते हैं। जी। लेकिन एक बहुत ही मुश्किल वक्त आया कि मैं एक्सीडेंट मेरा हो गया। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट एग्जामिनेशन था। और एक्सीडेंट होने के बाद करीब करीब मैं 1 महीने तो आईसीयू में रहा। उसके बाद जी वो आई गेस कुछ बस से हुआ था। 2 बसों के बीच में मैं आ गया था। आपने कौन से सेमेस्टर में थे उस दौरान? उस वक्त मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था एमएससी के। यस, बहुत शुरुआती वक्त था। तो फिर मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा, और फिर 2 साल करीब करीब मेरा एम्स में और होली फैमिली में इलाज चला। तो फिर एनी हाउ आई रिकवर्ड दैट, एंड फाइनली आई गॉट एडमिशन इन जामिया मिलिया इस्लामिया बिकॉज इट वाज नियर टू माई होम। तो घर वालों ने भी यही कहा कि आप तुम जो है घर के आसपास ही अगर जाओ तो बेहतर है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में 2004 में मैंने एमएससी ज्वाइन किया, और 2006 में मैं यहाँ से एमएससी मैंने अपना कंप्लीट किया। यहाँ के फैकल्टी काफ़ी अच्छे
हैं और काफ़ी कोऑपरेटिव माहौल है यहाँ पे। बहुत खूबसूरत सा यूनिवर्सिटी है, जैसा कि सबको पता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और उसके यहाँ बाद पे थोड़ा इंटरपर्सनल रिलेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि मेरे ख्याल स्टूडेंट टीचर रेशियो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, जी तो इस वजह से आपको अच्छा इंटरेक्शन मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जामिया आने का सफ़र तो ये रहा। लेकिन जैसा आपने बोला था कि बहुत सी चीज़ों में आप देयर वर मैनी फर्स्ट एसोसिएटेड विद यू, तो उनमें से एक फ़र्स्ट ये भी था कि बहुत सरप्राइजिंग भी था कि आपने जैसे इसरो जैसे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर आपको JRF, आप एज अ रिसर्च फेलो आपने वहाँ काम किया, लेकिन फिर भी शायद मे बी आपकी एक्सपेक्टेशंस अपने से अपने काम को लेके कुछ और होंगी, तो हमें ये पता है कि आपने फिर भी उसको रिनंशिएट कर दिया, उसे छोड़ करके फिर जामिया में आके और फिर अपनी चाहत की फील्ड में काम करने लगे। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे, ऐसा क्या हुआ और क्यों ये स्विच किया आपने? जी, तो मेरा 2007 में इसरो में सिलेक्शन हुआ एज ए JRF रिसर्च फेलो, जूनियर रिसर्च फेलो। उस वक्त अच्छा इसरो में होना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो खैर मैंने वहाँ ज्वाइन किया, लेकिन मुझे उतना नॉलेज नहीं था। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं जहाँ भी जा रहे हैं, पहले वहाँ के बारे में पूरी तरह से पता करके जाना चाहिए। तो मुझे ये पता था कि इसरो चूँकि इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो स्पेस से रिलेटेड तो काम होता ही है, नो डाउट। लेकिन मुझे ये शायद लगा उस वक्त कि इसमें थ्योरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स का ज़्यादा काम होता है, जो कि ऐसा शायद मुझे जहाँ तक अब पता है कि नहीं है। तो उस वक्त मैं गया तो मुझे ओशियनोग्राफिक साइंसेस डिवीज़न वहाँ मिला ज्वाइन करने के बाद, जो कि ओशियनोग्राफिक से रिलेटेड कुछ रिसर्च था जो कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। दूसरी बात शायद एक और वजह रही थी कि मैं हमेशा से ही दिल्ली में जो रहा, तो एक होम सिकनेसनेस भी मेरे में थी। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी में आगे बढ़ना है आपको, तो पहली चीज़ की होम सिकनेसनेस को बिल्कुल हटा दीजिए अपने मन से, क्योंकि आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है और हर जगह सेफ है, हर जगह अच्छा है। सिर्फ आपको अपने काम में कंसंट्रेट करते हैं तो ये इशू शायद नहीं आएगा। लेकिन चूंकि मेरा उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं था और मैं काफ़ी अलाइंड था थ्योरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स के तरफ, तो मुझे लगा कि एक ही बार की लाइफ है, तो क्यों नहीं मैं इसी में रिसर्च करूं, थ्योरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स, जो कि मेरा इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट की तरफ तो होना ही चाहिए, लेकिन पर्सनली अब मुझे लगता है कि आपको अपना करियर भी देखना चाहिए और इंटरेस्ट, दोनों साइमल्टेनियसली आपको देखते रहना चाहिए कि इस इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल करियर को ख़त्म नहीं करना चाहिए और ना ही करियर के लिए पूरी तरह से इंटरेस्ट को ख़त्म करना चाहिए। तो ये एक मुझे लगता है कि टाइम टू टाइम इवेल्युएट करके अपने आप को इस चीज़ पे फिक्र करके उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। खैर मैंने उस वक्त मे बी ये आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस था, इसको फिर आपने इससे क्यों लेकर के आपने ये किया कि जब आपको BPSC की जॉब वहाँ पे ऑफर हुई, जो कि दिल्ली से बहुत दूर है, तो आपने उसे ज्वाइन किया। तो यानी कि आपने एक साबित किया इस बात को कि मतलब अपॉर्चुनिटी मिले तो ग्रैब करनी चाहिए। नहीं, यहाँ भी मेरा शायद ये पूरी तरह से सच नहीं है। एक्चुअली हुआ कि मेरा लेक्चरशिप में बिहार में सिलेक्शन जब हुआ, तो मैं जब बिहार गया, तो चूँकि जामिया मिलिया इस्लामिया एक यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे जो पढ़ाई होती है मास्टर क्लास की भी होती है, और यहाँ मैं पढ़ा चुका था एज ए गेस्ट फैकल्टी ही सही, लेकिन जी एक लंबे टाइम तक पढ़ाया है मैंने। यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ाया है, मतलब इंजीनियरिंग जो सेक्शन है उसमें भी पढ़ाया है डिपार्टमेंट में। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जो मुझको पढ़ाना चाहिए वो मुझको पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाने को नहीं मिलेगा। तो एक बार तो मैं छोड़ के आ गया था। लेकिन फिर दोबारा मुझे लगा कि नहीं, सिर्फ यही नहीं है, आपको अपना करियर भी देखना जरूरी है। हाँ, क्योंकि BPSC के भी 2 एग्जाम आपने क्वालिफाई करे थे, एक तो जैसा आपने बताया एक लेक्चरर का था और एक फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो फाइनली आपने फिर अपनी मर्जी वाली चीज़ चुनी और वहाँ पे आप जो है अंडर ग्रेड्स को पढ़ाते हैं वहाँ पे। मतलब मैं पहले वो पॉलिटेक्निक कॉलेज ही ज्वाइन किया, फिर वहाँ से मैंने एग्जाम चूँकि पहले दे चुका था, मैं BPSC का दूसरा रिटन एग्जाम दे चुका था और वो क्लियर हो गया, वो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए था। तो फाइनली जब मैं पॉलिटेक्निक में एज ए लेक्चरर पढ़ा रहा था, तो उसी वक्त इंटरव्यू का कॉल आया, तो फिर इंटरव्यू दिया, तो वहाँ पे मेरा हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे। तो फिर मैंने आपका जो करियर है ये अच्छा खासा इंस्पायरिंग करियर है, और इसी तरह की इंस्पिरेशन अगर हमारे बडिंग स्टूडेंट्स को मिले
तो वो फिर मेरे ख्याल उनका भी कुछ अपनी आज के टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हासिल करना अपने आप में एक कार्यदारद है, तो उसके लिए एक सक्सेसफुल आदमी से फिर ये आदमी उम्मीद रखता है, ये तवक्को रखता है कि वो कुछ बताए कि किस पाथ पे चले स्टूडेंट और किस तरह से वो तैयारी करें अगर वो ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि आजकल मतलब हर जगह बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि स्टूडेंट किस तरह से अपनी क्या अप्रोच रखें कि वो क्वालिफाई करें एग्ज़ाम्स को, और किस चीज़ पे उनका फोकस रहना चाहिए? तो मेरा मानना ये है कि आप जो भी पढ़ते हैं, पहली बात कि काफ़ी अपने आप को कंसंट्रेट करके जिस सब्जेक्ट को भी पढ़ते हैं उसमें ध्यान लगाइए। और दूसरी बात कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड तो होना चाहिए, लेकिन अगर आप कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कर रहे हैं कोई भी सब्जेक्ट, तो वो अपने आप ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो जाता है। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम जो भी हो रहे हैं इस तरह से नहीं होते हैं कि आप सुपरफिशियली अगर आप पढ़ते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएं। क्वेश्चन का लेवल और टफ से टफ होता जा रहा है। तो ऐसे में अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ दिनों में क्रैश कोर्स कर लूँ या इस तरह से कर लूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो ये तभी है जब आप बहुत अच्छी तरह से किसी भी सब्जेक्ट में मन लगाकर काफ़ी वक्त दें उसको और उसमें अच्छी तरह से डूबें, उसमें पढ़ाई करें, तब तो ये संभव है कि आप उसके बाद भले एग्ज़ाम के वक्त ना भी पढ़ें तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं एग्ज़ाम के दिन 2 दिन या 4 दिन पढ़ लूँ, तो शायद ये आप फिजिबल कर ना पाए इसको। हाँ, क्योंकि एक पॉइंट और देने वाला ये है कि आपने इन सभी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए कहीं से कोई स्पेसिफिक कोचिंग नहीं ली। आपने जो अपना टेक्स्ट बुक्स हैं और जो ऑथेंटिक किताबें हैं उनको पढ़ा और उसी से ही आपने जो है सारे एग्ज़ाम्स को फ्लाइंग कलर्स में क्वालिफाई किया। कुछ किताबें, जैसे कि अगर आप किताबों की ही से ही सब सारी ताकत है, तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ किताबें बताएं कि किस तरह से वो पढ़ें, कौन सी किताबों को उन्हें किन ऑथर्स की किताबों को उनको फोकस करना चाहिए ज़्यादा स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स को लेके, क्योंकि ये सब क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, सब बहुत ये पेपर्स ऐसे हैं जो कि हर जगह ये तो आते ही हैं हमारी इस फील्ड के अंदर, जो फिज़िक्स के अंदर। तो हमें इनके लिए कितने हम अपने आप को कैसे वेल इक्विप्ड करें, तो कुछ इस पर ज़रा शेड करिए लाइट। जी, तो मेरा मानना है, मैंने जैसे पढ़ा है और जैसे मैं प्रिपेयर करता था अपने आप को, तो मेरा पर्सनल ये व्यू है कि आप कोई भी ले बुक, तो टेक्स्ट बुक हो और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हो। आप कोई इधर उधर की किताब लेकर अगर सोचते हैं कि इससे पढ़ लूँगा और ये बड़ा सुलभ है और अवेलेबल है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो पाएगी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स की जो बात है, तो अगर आपको डीजे ग्रिफिथ है बुक, बहुत अच्छी किताब है। उसके बाद जो है एक नूरुद्दीन जिटली एक राइटर हैं, उनकी भी क्वांटम मैकेनिक्स की एक बुक है, वो भी बहुत अच्छी किताब है। और बहुत सारी मार्केट में है, लेकिन ये 2 किताबें मुझे लगता है कि बहुत अच्छी किताब है, जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं एज ए सब्जेक्ट, एज ए न्यूमेरिकल। और उसमें सबसे बड़ी खासियत ये है इन किताबों की, इसमें आपका जो फिलोसफिकल जो डेप्थ है वो तो है ही, ख़ासतौर से डीजे ग्रिफिथ की अगर मैं बात करूं। और उसके अलावा इसमें न्यूमेरिकल्स काफ़ी दे रखे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व दे रखे हैं, जिससे कि आप एक रिदम में बन जाते हैं। अगर आप सिर्फ चाहें कि हम बुक का टेक्स्ट पढ़ लें और उसके बाद डायरेक्ट हम प्रॉब्लम पे आ जाएं, तो ये अगर हाईली आप टैलेंटेड है तभी कर पाएंगे। लेकिन अगर एक एवरेज स्टूडेंट की मैं जहाँ तक बात करता हूँ, उसको ये चाहिए कि पहले टेक्स्ट को समझे, उसके बाद कुछ सॉल्व प्रॉब्लम करे, जिससे कि वो एक रिदम में आ जाएगा, फिर वो आसानी से अनसॉल्व प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन आप प्लान बनाने से बेहतर है कि करना शुरू करें, तो मेरा ये मानना है। और दूसरी चीज़ ये कि सॉल्व और अनसॉल्व दोनों जो क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा करें, तभी जाकर आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने चीज़ें समझ ली है, तो ये सफिशेंट नहीं है जी। तो और क्वांटम मैकेनिक्स की जैसा मैंने कहा, ये 2 किताबें अच्छी है। इसके अलावा जो है आप सॉलिड स्टेट पे काफ़ी कंसंट्रेट कर सकते हैं, जो कि M.A. वहाब की एक बुक है, जो जामिया मिलिया इस्लामिया के ही प्रोफेसर थे पहले, आई थिंक अब वो रिटायर हो चुके हैं जी। तो उनकी बहुत अच्छी किताब है सॉलिड स्टेट की। और क्लासिकल मैकेनिक्स की मैं जहाँ तक समझता हूँ कि गोल्डस्टीन तो मास्टर बुक मानी जाती है, लेकिन लैंडौ लिप्सिज की काफ़ी सारी बुकें हैं, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। और आप कोई इंडियन राइटर्स भी ले सकते हैं इसके लिए, जो बहुत सारी किताबें हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो वो भी अच्छी है। और कुछ मैथमेटिकल फिजिक्स की? जी, मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए तो
आफ्किन एंड वेबर करके एक बुक आती है, वो काफ़ी अच्छी है मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए। लेकिन इसके अलावा आप नेट पे भी आज बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब है, उसका भी आप हेल्प ले सकते हैं। और ये सारी किताबें हैं, और इंडियन राइटर्स भी है, सत्य प्रकाश भी है, बहुत अच्छी किताब है। बहुत सारी चीज़ें वो उन्होंने कवर की हुई है अपने बुक में, तो अच्छी किताब है मेरा जहाँ तक मानना है। तो यानी कि स्टैंडर्ड जो जिन किताबों को बिल्कुल स्टैंडर्ड किताबें माना जाता है उनको ज़रूर पढ़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रैक्टिस के तौर पे आदमी दूसरी चीज़ें करता रहे, जी। क्योंकि न्यूमेरिकल ओरिएंटेड तो होते हैं ये सारे के सारे एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं या फिर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो इसलिए न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर ज़हीर, गेटिंग बैक टू सम स्पेसिफिक्स, कि ये जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है जो अपने आप में काफ़ी बड़ा और हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो इसकी जो तैयारी करनी होगी अगर स्टूडेंट्स करें, क्योंकि शायद कमिंग फ्यूचर में कुछ वैकेंसीज आएँ, और अभी आजकल निकल भी रही है दूसरी स्टेट सर्विसेज की, तो उसके लिए तैयारी जो होती है वो नेट जेआरएफ से कितना डिफरेंट है? अगर क्योंकि जनरली स्टूडेंट पीएचडी करने के बाद या उसके दौरान ही नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, तो अगर बीपीएससी और इस तरह की जॉब ओरिएंटेड जो एग्ज़ाम्स है, इनके लिए तैयारी नेट जेआरएफ की तैयारी से कितना मुख्तलिफ होती है और क्या अप्रोच इसमें होनी चाहिए? मेरा पर्सनल ये मानना है कि इनका जो एग्ज़ाम होता है, जो भी स्टेट लेवल की एग्ज़ाम्स हैं, बीपीएससी वगैरह हो या बाकी दूसरे राज्यों के भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वो आपके नेट और जेआरएफ या गेट, इन तीनों से बहुत बिलो होती है। मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है। तो अगर नेट या जेआरएफ वगैरह अगर आप निकाले हैं या निकालने की रास्ते में हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आप आसानी से इन सारे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हैं। तो अगर आप नेट के लिए सही से कंसंट्रेटेड होकर अपना पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये कोई एग्ज़ाम बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप इंटरव्यू को क्रैक ना कर पाएँ, उसके लिए एक अलग से अपना तैयारी करें, वो ज़्यादा बेहतर है। और इंटरव्यू में भी ज़्यादातर जो इंटरव्यूअर होते हैं, आपको सब्जेक्ट का ही असेसमेंट वहाँ पर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपकी बहुत ज़्यादा जो है पर्सनालिटी के बारे में पूछी जाए कि आप ऐसे क्या खाते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, ऐसे इस बात का कोई मतलब नहीं होता। ज़्यादातर जो आपका सब्जेक्ट होता है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पर्सनली मेरा ये बिलीफ है और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप नेट वगैरह क्वालिफाई किए हुए हैं तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए क्या कैसी अप्रोच होनी चाहिए? क्या मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स तैयार करके जाएँ, और कौन से बिल्कुल ऐसे सब्जेक्ट्स हों जो कि हमेशा फ्रूटफुल हों, जिनका जो इंटरव्यू में हमेशा काम कर जाएँ, कुछ रामबाण टाइप सब्जेक्ट्स कौन से तैयार करने चाहिए? आप इसके बारे में क्या बताएं? जी, तो इंटरव्यूअर हमेशा ये देखना चाहता है कि किसी भी स्पेसिफिक चीज़ में आप कितने एक्सपर्टीज रखते हैं, उसका मोटिव ही ये होता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। तो अगर आप हर एक चीज़ को पढ़कर और किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंट ना हो, तो इस तरह से इंटरव्यू के लिए कभी नहीं जाइए। कोई एक सब्जेक्ट जो कि आपको अच्छा लगता हो, वो उसमें आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट मुझे आती है। इंटरव्यूअर को ये फील हो जाए कि आपको ये सब्जेक्ट अच्छी तरह आती है। फॉर एग्जांपल, अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात किया जाए, अगर आपसे अक्सर इंटरव्यूअर ये पूछता है थोड़े बहुत जनरल नॉलेज के बारे में, अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि आपका किस सब्जेक्ट में मन लगता है, या कौन सा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, या किस में अपने आप को मानते हैं कि ये सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह आता है। तो उसमें आपका जो भी सब्जेक्ट आप नाम लेते हैं, उसमें आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि इसके बारे में अगर 80% क्वेश्चन पूछे जाएं तो 80% क्वेश्चन के आंसर मैं बिल्कुल सही करेक्टली बता सकता हूं। सिर्फ यही नहीं, सब्जेक्टिव तौर पे ही नहीं, बल्कि न्यूमेरिकल तौर पे भी अगर कोई बोर्ड पे आपको खड़ा करा दिया गया, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे दिया इंटरव्यूअर ने, तो उसको आप सॉल्व करने में माहिर हो। इसके अलावा थोड़े बहुत तो इधर उधर के क्वेश्चन होते हैं जो कि आप अगर नहीं भी करें तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए। करंट अवेयरनेस जो होता है उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। उतना कुछ स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है उसमें, और उतना कुछ डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं करंट अफेयर के बारे में नहीं जानता हूँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस सब्जेक्ट के लिए गए हैं उस सब्जेक्ट में आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, मेरा ये है। तो यानी स्टूडेंट्स के लिए टेक अवे पॉइंट ये है कि यू शुड नॉट बी लाइक कि जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, सो यू शुड बी मास्टर ऑफ सम पेपर्स।
राइट, ओके। अच्छा, तो अब आपने जैसे कि बताया कि बीपीएससी के लिए एक उसकी तैयारी का एक बेंचमार्क ये हो गया कि बीपीएससी या कोई सा भी सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हुआ कि नेट और जेआरएफ की आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। तो सर अब फिर क्रूशियल पॉइंट ये आ जाता है कि ये नेट और जेआरएफ की तैयारी फिर किस तरह से करी जाए कि हम उन एग्ज़ाम्स के अंदर जो है फॉल बैक ना करें। तो ज़रा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छी बात है कि अगर कोई बच्चा जो एमएससी के बाद या एमएससी के दौरान ही अपने सब्जेक्ट में फोकस करे पढ़ाई करने में। और मेरा पर्सनल मानना है कि हर एक एग्ज़ाम एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप ये मानते हैं कि आपका एमएससी फाइनल ईयर का या फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम बिल्कुल नेट से अलग है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप फर्स्ट ईयर में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं या सेकेंड ईयर फाइनल ईयर जो होता है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि आप नेट में भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर एमएससी पास आउट करने के बाद आपका गोल चेंज हो जाता है, आप कुछ और करना चाहते हैं, रिसर्च में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चे अगर मास्टर ऑफ साइंस कर रहे हैं फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में या केमिस्ट्री, साइंस जितने सब्जेक्ट है, तो ज़्यादातर बच्चों का ये ओरिएंटेशन होता है कि हम रिसर्च में जाएं। अच्छा, उसके अलावा अगर वो बीपीएससी वगैरह का या कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें ये है कि जाहिर सी बात है कि अगर आप नेट जेआरएफ वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका वो प्रिपरेशन चल ही रहा है एक तरह से। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट वे में आपको वो सारी चीज़ मुहैया करवाते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, तो अच्छी बात है अगर कर सकते हैं तो। लेकिन अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं बिना कोचिंग के भी कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकता है वो। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हम खुद से नहीं कर सकते हैं। खुद से जी, मेरा तो ये रहा कि मैं बिना कोचिंग के ही जो भी क्वालिफाई किया। ठीक है कि मेरे कई जानने वाले हैं फ्रेंड्स जो कि बिना कोचिंग के किए, जो जामिया के ही मेरे काफ़ी जूनियर बच्चे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा जेआरएफ में परफॉर्मेंस किया। तो उन्होंने भी, मुझे जहाँ तक पता है, कि बिल्कुल कोचिंग वगैरह नहीं लिया। तो सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिना कोचिंग के भी अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं और क्वालिफाई किए हैं, रिजल्ट निकाले हैं। तो ज़हीर साहब, हमारे इस चैनल पे ज़्यादातर अंडर ग्रेड्स एंड पोस्ट ग्रेड्स जो हैं इसी तरह हमारी फील्ड के ही कनेक्टेड हैं। तो अब आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो, क्योंकि वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बहुत कम हो जाती हैं क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक लाइन में ही चलना पड़ेगा, तो तब स्टूडेंट्स किस चीज़ को चूज़ करें और क्या करियर पाथ फॉलो करें तो ताकि सक्सेस उन्हें मिल सके। तो आप उनके बारे में कुछ बताएं उसके कि वो क्या ऑप्शंस उनके लिए हो सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एमएससी में है, चाहे किसी भी ब्रांच के हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी या जिस भी क्षेत्र में है आप, तो पहली बात तो सीधी सी बात है, वो हर किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको हार्ड वर्क होना चाहिए, काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। दूसरी चीज़ कि आपको करियर स्पेसिफिक भी होना पड़ेगा। इसमें आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो रिसर्च में जाने के लिए नेट गेट जो है हमारा या जेआरएफ वगैरह क्वालिफाई कर लें, ताकि आपको रिसर्च में अच्छा फेलोशिप मिल ले और आप कंफर्टेबली अपने रिसर्च को परस्यू कर पाएँ। दूसरी चीज़ है कि आप बाहर भी जा सकते हैं। आज लड़के जो हैं यहाँ के जाते हैं, वहाँ पे रिसर्च करते हैं, वहाँ पे उनको फेलोशिप अच्छा मिलता है, एक्सपोजर भी अच्छा मिलता है। बाहर जाते हैं रिसर्च के लिए तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इंडिया में भी बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसे TIFR है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, BARC है, बार्क जिसको कह लेते हैं, वैसे BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है। उसके अलावा ताल में भी एक इंस्टीट्यूट है जो कि कॉस्मोलॉजी में रिसर्च होता है, वहाँ पे पुणे में है आयुक का, जो वो भी काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है। नेशर है, मोहाली है, पब्लिक सर्विस कमीशन या कोई जॉब कैसे आप लें, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप हमेशा अपने आप को ध्यान में रखें कि कौन सा फॉर्म निकल रहा है, क्योंकि फॉर्म पहला स्टेप है किसी भी जॉब को पाने के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फॉर्म नहीं भरूं, जॉब मेरे घर पे चला आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगा। आपको एक बेहद ही फॉर्मल तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ज़हीर साहब, आपने बहुत एनलाइटन किया हम लोगों को और स्टूडेंट्स को, जो कि ज़रूर इनके करियर में ज़रूर एक चेंज लाएगा और आपका करियर अपने आप में इंस्पिरेशनल भी है और ज़रूर हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको इससे फ़ायदा पहुंचेगा।
and on behalf of our channel I would like to thank you and extend my gratitude कि आपने अपना टाइम निकाला और इस चैनल के लिए दिया, and wish you all the very best for your future endeavors, और आप और भी अच्छी अच्छी जगहों पर जाकर के अपनी सर्विसेज दें, ऐसी हमारी गुड विशेज़ हैं। शुक्रिया, थैंक यू।